गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। शिक्षण विद्यालय की इस वर्कशीट में आपका वेलकम करता हूं। आज 20 जुलाई की वर्कशीट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला विषय आपका आज का है हिंदी, जिसका आज का पाठ है नेताजी का चश्मा। क्लास 10 विद्यार्थी का नाम। तो आप सबसे ऊपर विद्यार्थी का नाम लिख लीजिए। आप कुछ भी नाम लिखिए, जो आपका अपना नाम हो वो लिखिए। मैंने लिख दिया। और अध्यापक के नाम में मैंने लिख दिया ABC। आप चाहें तो जो भी आपका नाम है, आपके अध्यापक का नाम है, वो लिखिए। तो संदर्भ का पहला पाठ है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाशित क्षितिज भाग 2। सीधा स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो क्या लिखा है? ये लिखा है, नेताजी का चश्मा नामक पाठ स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित व्यंग्यात्मक शैली की कहानी है। इस कहानी में कैप्टन नाम का एक फेरी वाले का वर्णन किया गया है जो चश्मे बेचता है। हलदार साहब देखते हैं कि वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाकर, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपनी बांस टिका रहा था। कैप्टन शहर के चौराहे पर लगे स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर अपने चश्मे लगाता और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता था। ऐसा करके वह देश के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता था और अपनी क्षमता अनुसार देश के प्रति अपना योगदान देने का प्रयास करता था। तो साथ साथ ही प्रश्न देख लेते हैं कि कैप्टन कौन था और वो क्या करता था। तो इसका इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको यही मिल जाएगा कि कैप्टन नामक एक फेरी वाले का वर्णन किया गया है जो चश्मे बेचता था। ये पहली लाइन होगी। और कैप्टन शहर के चौराहे पर लगे स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर अपने चश्मे लगाता और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता था। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। तो लिख देता हूं साथ में, ये आपका है आंसर 1। और ये भी आंसर 1 का ही हिस्सा बनेगा। हालांकि हो सकता है बाद में किसी और आंसर में भी आए, बट आंसर 1 में भी इसको आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हवलदार साहब को कैप्टन की कौन सी बात उसके बारे में जानने को विवश करती थी। तो बात तो एक ही थी उसके बारे में इम्पोर्टेंट। क्या बात थी उसके बारे में इम्पोर्टेंट? कि वो क्या करता था कि वो व्यक्ति, ये आपका आंसर बनेगा दूसरा पूरा, कि कैप्टन शहर के चौराहे पर लगे स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर अपने चश्मे लगाता और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता था। ऐसा करके वह देश के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता था और अपनी क्षमता अनुसार देश के प्रति अपना योगदान देने का प्रयास करता था। तो इस केस में ये आपका बनेगा आंसर नंबर दूसरा। तो ये हो गया आपका आंसर दूसरा, आंसर 2। तीसरा प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा लगाने के पीछे कैप्टन की क्या सोच थी। तो वही आंसर है कि ऐसा करके वह अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता था और अपनी क्षमता अनुसार देश के प्रति अपने योगदान देने का प्रयास करता था। और चौथा प्रश्न है गतिविधि। इस कहानी में एक फेरी वाले का वर्णन किया गया है। किसी फेरी वाले की दिनचर्या के बारे में अपने विचार लिखिए। तो चौथे प्रश्न में हमें किसी फेरी वाले की दिनचर्या के बारे में अपने विचार लिखने हैं। तो इसके बारे में कुछ विचार मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने लिखे हुए हैं। फेरी वाले लोगों की जिंदगी
कभी स्थिर नहीं होती। कभी यहाँ तो कभी वह भागते रहते हैं वह हमेशा। कभी घर घर जाकर सामान बेचते हैं तो कभी किसी चौराहे पर खड़े होकर। फेरी वाले अपना जीवन अपनी खुद की आय से व्यतीत करते हैं, इसलिए वे कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। गर्मी हो या सर्दी, 12 महीने यही काम करते हैं। फेरी वाले अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत तरह की तकनीक अपनाते हैं। यही कारण है कि लोग जल्दी उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं फेरी वालों के बारे में। आप कुछ चाहें तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जो आपके घरों के आसपास फेरी वाले होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये हमारी हिंदी की वर्कशीट पूरी हो गई है। आगे बढ़ते हैं इसी वर्कशीट में। तो अगली वर्कशीट है गणित की वर्कशीट। और यदि आपको याद हो तो गणित की वर्कशीट में हमने बहुपदों के शून्यांक और गुणांक के संबंध में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमें उसने बताया था कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो मानक रूप हमने डिस्कस किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब a जीरो के बराबर नहीं होता। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है दो। जिसकी पावर दो उसके शून्यांक भी दो। अगर किसी की पावर 3 है तो उसके शून्यांक भी 3 ही होंगे। अब शून्यांकों का जो योग है वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि शून्यांक जो हैं वो अल्फा और बीटा कहे जाते हैं, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। और ऐसे ही शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा सी बाई ए होता है। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि बच्चों, पिछली शीट में हमने दिए गए बहुपदों से शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात किया था। क्या अब आप दिए गए बहुपदों के शून्यांकों के योग और गुणनफल से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं? तो उसने कहा भाई कैसे। तो उदाहरण है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3/4 और शून्यांकों का गुणनफल 1/4 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा शून्यांकों का योग जो है वो -3/4 है, तो -3/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a। और यहीं से आएगा हमारे पास कि गुणनफल यानी कि 1/4, और गुणनफल होता क्या है, c/a। तो इसके हिसाब से हो गया 1/4 इज इक्वल टू c/a। तो a की वैल्यू सीधी सीधी आ गई 4, क्योंकि देखो a नीचे, दोनों के नीचे a था, दोनों की वैल्यू 4 है। b की वैल्यू आ गई ऊपर, माइनस से माइनस कैंसिल 3, और c आ गया आपका 1। जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फॉर्मूले में डाल के वैल्यू निकाल लेंगे। आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला है। आगे बोला है कि गौर कीजिए, यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग 4 और गुणनफल 7 है तो a का मान क्या होगा। तो हम कहते हैं a होगा 1, क्योंकि योग 4 है, माइनस बी बाई ए 4/1, गुणनफल 7 है 7/1, तो a हो गया 1। और एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का ये योग 2 और गुणनफल -1/3 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो योग जो है, हमें शून्यांक बहुपद के शून्यांकों का योग दे रखा है 2, योग 2 दे रखा है, और गुणनफल दे रखा है -1/3। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस 2 के बटे में भी 3 ले आऊं। तो 2 को देखो मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह 3 से गुणा कर दिया, ये हो गया 6/3, और गुणनफल हो गया -1/3। मतलब बटे में जो नीचे की संख्या है वो हमें बराबर करनी है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब दोनों जगह बराबर संख्या होगी तभी वो a का मान बन पाएगा, जो a का मान बन गया 3। b का हो गया -6 और c हो गया -1, जिससे आपका जो द्विघात बहुपद बन गया 3x² -6x -1। अब कुछ क्वेश्चन उन्होंने हमें प्रयास करने के लिए बोले हैं, तो शुरू करते हैं उनको। अब पहले क्वेश्चन में हमें उसने बोला है कि दो शून्यांक हैं -4 और -6। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। और उसने कहा b का मान क्या होगा। तो हमें शून्यांक दिए हुए हैं -4 और -6, और इन शून्यांकों के आधार पे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ
b का मान क्या होगा। तो मैं कहता हूँ योग मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि योग है -4 जमा -6 और गुणनफल, जो क्वेश्चन में गुणनफल दे रखा है तो गुणनफल क्या होगा, गुणनफल हो जाएगा -4 गुणा -6। योग हो गया -4 -6 -10 और गुणनफल हो गया 6 चौको 24 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे +24। तो -4 -6 +24 हो जाएगा। योग हो गया -10 और गुणनफल हो गया +24। योग का फॉर्मूला होता है -b/a, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 10/1। यहीं दूसरी तरफ अगर c की बात करें c/a, तो c/a की वैल्यू है +24/1। तो अपॉन में देखो a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 10 और c की वैल्यू हो गई 24। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसमें। फिर वापस आते हैं, दूसरा प्रश्न है कि बहुपद 6x² प्लस 11x प्लस 5 जो बहुपद दे रखा है इसके शून्यांकों का योग ज्ञात करो। तो योग ज्ञात करने से पहले आपको शून्यांक निकालने पड़ेंगे, तो देखते हैं इसका उत्तर, इसका सॉल्यूशन। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन आपके बिल्कुल सामने है। 6x² प्लस 11x प्लस 5, अब बीच वाला टर्म है 11x, तो इसी को ब्रेक डाउन करेंगे, इसी का मध्य पद विच्छेदन करेंगे। तो मैंने 11x को दो हिस्सों में लिख दिया, 6x प्लस 5x। 6 प्लस 5 11 ही हो जाता है। तो आगे 6x और 6x कॉमन आया, 6x अंदर बचा x प्लस 1, 5x प्लस 5 बाहर आया 5, अंदर बचा x प्लस 1। दो फैक्टर बन गए, एक बन गया x प्लस 1, एक आ गया 6x प्लस 5। ये कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो पिछले वाले वीडियो का लिंक आपको दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उससे चेक कर लीजिए। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -5/6। तो ये आपके दो शून्यांक आ गए। अब इन शून्यांकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। -1 प्लस -5/6 ऐड किया तो आ गया -1/1 -5/6, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 1 और 6 का एलसीएम 6, -6 -5 ऐड करके आपका आंसर आ गया -11/6, जो इनका योग है। तो ये आपका हो गया आंसर। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या था। तो तीसरा क्वेश्चन था वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 10 और गुणनफल -39 है। तो ये भी निकाल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको योग दे रखा है 10 और गुणनफल दे रखा है -39। तो मैंने लिखा योग यानी कि -b/a और गुणनफल यानी कि c/a। अब खास बात यह है कि दोनों के ही अपॉन में 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से भी a की वैल्यू 1 आ गई, तो a हो गया 1, b की वैल्यू यहाँ से आ गई -10 और c की वैल्यू आ गई -39। जो इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके हिसाब से आ गई इक्वेशन, a की जगह आ गया 1 यानी कि x² सिंपल, b की जगह आ गया -10 तो -10x और c की जगह -39। इक्वेशन बन गई x² -10x -39। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन था किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 15/4 है और शून्यांकों का गुणनफल 3 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसको भी देख लेते हैं। आपको योग दे रखा है 15/4 और गुणनफल दे रखा है 3। अब मैंने कहा कि भाई 3 के बटे में तो कुछ है नहीं, 15 के बटे में 4 है, तो 15 के बटे में 4 होने से यहाँ a की वैल्यू 4 हो गई। तो मैं कैसे भी करके 3 के बटे में 4 लाने की कोशिश करूँगा। ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने किया 3 को 4/4 से गुणा,
जब मैंने 3 को 4/4 से गुणा किया तो हुआ क्या, मेरा आंसर आ गया 3 चक्कू 12/4। तो यहाँ भी एक ही अपॉन, यहाँ भी एक ही वैल्यू 4, यहाँ भी एक ही वैल्यू 4, दोनों में ही देखा मैंने एक ही वैल्यू, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू आ गई आपकी -15 और सी आ गया आपका 12। तो इक्वेशन बन गई जो कि ax² + bx + c होती थी, वो ए की जगह 4 आ गया 4x², बी की जगह -15 -15x, सी की जगह 12। ये आ गया आपका आंसर चौथे का। तो हमने मैथ्स के भी चारों क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए, आंसर भी आपने देख लिया। अब देखते हैं अगली वर्कशीट किसकी है। तो आपकी अगली वर्कशीट है साइंस की। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल, क्षार और लवण होते क्या हैं, एक बार फटाफट वो देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो भोजन हम खाते हैं उसके स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है। भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद क्रमशः उसमें मौजूद अम्ल और क्षार के कारण होता है। अम्ल, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय है। यह प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं। जितने भी घरों में इस्तेमाल होने वाले खट्टे पदार्थ होते हैं वो सारे अम्ल होते हैं। क्षार, कुछ पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं जैसे बेकिंग सोडा। यदि आप इसके विलयन को उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसा पदार्थ क्षारक कहलाता है। ऐसे पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है। लवण वह यौगिक हैं जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो आपके लवण बन जाएंगे। लवण जैसे नमक NaCl, कॉपर सल्फेट CuSO4। हाँ, आप सही हैं, हम हर पदार्थ को चख नहीं सकते। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका प्रशिक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और यह पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक यानी कि इंडिकेटर। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति में मिलते हैं। दूसरे होते हैं कृत्रिम, जिनको हम लैब में बनाते हैं। और तीसरे होते हैं गंधीय, जो अपनी गंध से हमें बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है अथवा क्षार। उदाहरण ले लेते हैं। तो जो प्राकृतिक सूचक हैं उसकी जो लिस्ट उन्होंने बनाई है वो है लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस और हल्दी। लिटमस अम्ल के साथ लाल हो जाता है और क्षार के साथ नीला। लाल पत्ता गोभी अम्ल के साथ लाल हो जाती है और क्षार के साथ हरी। और हल्दी जो होती है उसका अम्ल में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन क्षार लगने पर यानी कि साबुन लगने पर वो लाल हो जाता है। इसी कारण आपने घर में देखा होगा कि आपके जो कपड़े होते हैं अगर उसमें गलती से हल्दी लग जाए तो साबुन लगने पे वे लाल हो जाते हैं, क्योंकि साबुन जो होता है वो क्षार होता है। दूसरा, अगर आप रासायनिक पदार्थों की बात करें तो रासायनिक पदार्थों के जो सूचक होते हैं वो होता है मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल और क्षार के साथ पीला हो जाता है और फिनोफ्थलीन अम्ल के साथ रंगहीन और क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है। ऐसे ही गंधीय सूचक अपनी गंध से बताते हैं। तो प्याज का जो रस होता है, ये प्याज का रस अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध और क्षार के साथ कोई गंध नहीं। वनीला अम्ल के साथ समान गंध रहती है और क्षार के साथ कोई गंध नहीं रहती। लौंग का तेल अम्ल के साथ ये भी तीक्ष्ण गंध और क्षार के साथ कोई गंध नहीं। तो ये हो गए हमारे अम्ल, क्षार और सूचक। अब प्रश्न है पहला कि अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर कीजिए। तो पहला प्रश्न है अम्ल और क्षारकों के बीच का अंतर बताइए। सीधा डिफरेंस दिखाते हैं आपको आपकी स्क्रीन पे। ये है आपका अम्ल और क्षार के बीच का अंतर। अम्ल स्वाद में प्राय खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में प्राय कड़वे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन प्रदान करता है, क्षार का जलीय विलयन OH- आयन प्रदान करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देता है। और कुछ उदाहरण लिखिए। HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH ये अम्ल हैं। और क्षार में लिखा है NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, NH4OH
ये आपके क्षार हैं और ये पहले वाले अम्ल थे। तो ये पहला प्रश्न हमारा हो गया। आप वीडियो को पॉज करके और अपना आंसर लिख सकते हैं। दूसरा है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के पदार्थ आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी? तो बहुत सिंपल है कि अगर ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। ये एक क्षार है, ये एक बेस है। अब निम्नलिखित कथन को या तो टिक करना है राइट या टिक करना है क्रॉस। तो कर लेते हैं टिक कि भाई देख लेते हैं ये सही है अथवा गलत है। तो क्या है पहला? पहला है कि नाइट्रिक अम्ल लिटमस को नीला कर देगा। अब लिखा है नाइट्रिक अम्ल। अम्ल का मतलब क्या होता है? अम्ल का मतलब होता है बेस। तो अगर अम्ल का मतलब होता है एसिड, और एसिड तो लाल करता है। तो पहला वाला हो गया आपका गलत, फर्स्ट आपका रॉन्ग है। सेकंड स्टार्ट करते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देगा। हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार, और इसने लिखा है कि ये नीले लिटमस को लाल कर रहा है, यानी कि ये भी गलत है। ये भी गलत हो गया आपका। तीसरा है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। तो ये बिल्कुल सही बताया कि सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में अलग अलग रंग दिखाता है। आखिरी प्रश्न है कि कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है? तो अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, इस पार्ट पे मैंने आपको बताया था कि हल्दी जो होती है, हल्दी, इसमें अम्ल में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन क्षार के साथ ये लाल रंग की हो जाती है। तो अगर सपोज कपड़ों पे हल्दी लगी हुई है और आपने उस पर साबुन लगा दिया, तो साबुन तो क्षार होता है, तो हल्दी साबुन के संपर्क में आते ही लाल रंग की हो जाती है और कपड़ों के रंग में परिवर्तन आ जाता है। तो बच्चों, इसके साथ आपकी आज की वर्कशीट समाप्त हुई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए और कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पिछली वर्कशीट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर किसी ने पिछली कोई वर्कशीट नहीं कर रखी तो वो भी डिस्क्रिप्शन से पिछली वीडियोस का लिंक देख सकता है। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।